8 मार्च 2014 कोलालमपुर एयरपोर्ट मलेशिया। इस वक्त रात के 12:14 हो रहे थे और फ़्लाइट्स की प्रिपरेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। ये एक बोइंग 777-200 प्लेन था और इसके अंदर टोटल 239 पैसेंजर्स सवार थे। इस फ़्लाइट ने मलेशिया से चाइना के शहर बीजिंग तक जाना था और ये टोटल फ़्लाइट 5 घंटे और 34 मिनट की थी। सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट होने के बाद और तमाम पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड करने के बाद प्लेन ने अपनी टैक्सी का मरहला शुरू किया। पहले मैं आपको बोइंग 777-200 की कुछ खुसूसियत बता देता हूँ कि ये किस पर्पज़ के लिए स्पेशली यूज़ होता है। बोइंग 777-200 का फ्यूल टैंक बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी फ़्लाइट रेंज एक फ़्लाइट में तकरीबन 15,000 किलोमीटर तक जा सकती है। इस एयरक्राफ्ट में एडवांस एवियोनिक सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं जो पायलट्स को फ्लाइंग कंडीशंस की बेहतर समझ देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये सिस्टम्स फ़्लाइट सेफ्टी और एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि ऑटो पायलट फीचर्स और नेविगेशन एड्स जो इसे और भी आसान और महफूज बनाते हैं। ये एक आम सी फ़्लाइट थी जिसने तकरीबन 5.5 घंटे का सफ़र तय करके सुबह के वक्त चाइना के शहर बीजिंग में लैंड हो जाना था। लेकिन जो इस रात को होने वाला था उससे दुनिया के ऊपर एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जो आज तक प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हो सका। रात 12:40 मलेशियन एयरलाइंस MH370 पायलट ने बोइंग 777-200 को फुल थ्रॉटल के साथ रनवे पे भगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जहाज़ उड़ान भर के आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच चुका था। इस प्लेन में टोटल 227 पैसेंजर्स थे, 10 क्रू मेंबर्स थे और 2 पायलट्स थे, यानी टोटल 239 सोल्स। इस प्लेन को कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह उड़ा रहे थे, जिनकी एज 53 ईयर्स ओल्ड थी और ये बहुत ही ज़्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस पायलट थे। इस फ्लाइट में इनको कंपनी दे रहे थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अहमद, जिनकी एज 27 ईयर्स ओल्ड थी और ये उनके लिए एक ट्रेनिंग फ़्लाइट थी। इसको कंप्लीट करने के बाद उनको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलने वाला था और वो एक परमानेंट पायलट बनने वाले थे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि उनको इसके बाद कोई सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं। इनफैक्ट सर्टिफिकेट लेने के काबिल ही नहीं रहेंगे। 20 मिनट तक तो ये फ़्लाइट बिल्कुल अपनी करेक्ट डायरेक्शन में उड़ती रही, बल्कि 1:08 पे कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह ने ATC को रिपोर्ट भी किया कि भाई हम मलेशियन कोस्ट लाइन क्रॉस करके साउथ चाइना सी में पहुंच चुके हैं। मैं आपको आसानी के लिए बताऊं तो ये डायरेक्शन वियतनाम की तरफ है। अब मैं आपको प्लेन्स के कम्युनिकेशन की थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझा देता हूं। अब होता ऐसा है, जब भी कोई प्लेन किसी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करता है तो उस कंट्री के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट हो जाता है। तो मलेशियन एयरलाइंस MH370 ने जैसे ही मलेशियन कोस्ट लाइन क्रॉस करी और वियतनामीज़ बॉर्डर्स के अंदर पहुँचा तो उसने वियतनामीज़ ATC से कनेक्ट किया और मलेशियन ATC को कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह ने गुड बाय कहा। उनके इस गुड बाय कहने तक सब कुछ नॉर्मल था, कोई अलार्म्स नहीं थे, कोई मसले नहीं थे, कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गुड बाय कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह के वो लास्ट वर्ड्स थे जिसके बाद ये प्लेन गायब हो गया और ये मिस्ट्री एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई। अब इस वक्त रात के 1:21 हो रहे थे। कोलालमपुर ATC ने ये चीज़ नोटिस ही नहीं करी कि जहाज़ रडार से गायब हो चुका है। उनको ये लग रहा था कि हमारी बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लिए, इस वजह से रडार से गायब हो गए, वियतनामीज़ रडार में शो हो रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड वियतनामीज़ ATC ने ये चीज़ नोटिस करी कि जहाज़ हमारे रडार में अभी अभी आया और अचानक से गायब हो गया। उनको लगा शायद ये कोई टेक्निकल इशूज़ हैं, तो वहाँ बिल्कुल हलचल मच गई, क्योंकि ATC में इस तरह के टेक्निकल इशूज़ आना कोई छोटी बात नहीं होती। तकरीबन 18 मिनट ट्राई करने के बाद कि जहाज़ से किसी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाए, थक हारने के बाद वियतनामीज़ ATC ने कोलालमपुर मलेशिया में कांटेक्ट किया और उनको ये सब कुछ बताया कि भाई जहाज़ हमारे रडार में शो हुआ और सडनली गायब हो गया। अब इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक इदारा होता है जिसे एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर कहा जाता है। अब इनका उसूल ये होता है कि इनको 1 घंटे के अंदर अंदर इस चीज़ को नोटिफाई कर लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 4 घंटे लगाए इस चीज़ को नोटिफाई करने में। अब 4 घंटे का डिले करने के बाद सुबह के 6:32 हो रहे थे जिस वक्त इमरजेंसी रिस्पांस को शुरू किया गया। ये बेसिकली वो टाइम था जिस पे जहाज़ को बीजिंग में लैंड हो जाना था। अब अगर एक नज़र हम मैप पे डालें, जैसे कि हमें पता है ये प्लेन मलेशिया से बीजिंग यानी चाइना जा रहा था, तो वियतनाम बिल्कुल बीच में आता है और साउथ चाइना सी भी। तो ऑब्वियसली सर्च ऑपरेशन साउथ चाइना सी पे शुरू किया गया। ये ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट था जिसमें 7 मुख्तलिफ कंट्रीज से 34 शिप्स
और 28 एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया। ये सर्च ऑपरेशन लगातार 4 दिन चला, यानी 12 मार्च तक ये ऑपरेशन चला और उस वक्त तक प्लेन का कोई भी ट्रेस मालूम नहीं हो सका। ऑल्दो ये प्लेन सिविलियन रडार से तो रात को गायब हो गया था, लेकिन उस वक्त एक छोटी सी लीड मिली जब ये पता लगा कि ये मिलिट्री रडार पे रात को 2:22 पे शो हुआ था। मगर हैरानी की बात ये थी कि रडार ये बता रहा था कि ये जहाज साउथ चाइना सी पे नहीं बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि इंडिया के काफी करीब है, वहां पे उड़ता हुआ देखा गया। इस खबर ने सबको ही बिल्कुल सकते में और शौक में डाल दिया। सब यही सोचने पे मजबूर थे कि ये जहाज इंडिया की तरफ गया है, क्या ये कजाकिस्तान या हिमालय के किसी पहाड़ पे जाके क्रैश तो नहीं हो गया। लेकिन जब वहाँ पे भी सर्च किया गया तो वहाँ पे भी किसी किस्म का कोई एविडेंस, कोई जहाज का जो मलबा, कुछ भी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एक और छोटा सा एविडेंस मिला जिससे ये मालूम चला कि जहाज ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि इस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्लेन यानी बोइंग 777 जो मैंने आपको शुरू में बताया काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, ये सैटेलाइट से अपनी कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इनको अपने मामलात में आसानी हो सके। अब खैर ये एक एविडेंस तो मिल गया था, लेकिन सर्च टीम्स के लिए ये एविडेंस मिलना भी एक किसी मुसीबत से कम नहीं था। अब क्योंकि प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी और 7 बार कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी, तो जाहिर है सैटेलाइट के पास भी प्लेन का रूट और लोकेशंस आई होंगी। लेकिन मसला यहाँ पे था कि ये सैटेलाइट एक्यूरेट लोकेशंस नहीं देती, ये एक बहुत बड़ा रेडियस देती हैं जो साइंटिस्ट कैलकुलेशन करके निकालते हैं। और ये रेडियस कितना बड़ा था इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि टाइम्स के साथ आ रहा है। ये रेडियस ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर से लेके इंडियन ओशन, एशिया और बहुत सारे मुल्क को कवर करता था। इन सैटेलाइट की लोकेशंस के जो सर्कल हैं इनको हैंडशेक्स का नाम दिया गया, यानी 7 हैंडशेक्स थे ये। अब सर्च टीम ने 7 सर्कल को अपने माइंड में रखते हुए अपनी सर्चिंग स्टार्ट करी, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट टाइम था जो सैटेलाइट दे रही थी। लेकिन मसले की बात एक और ये थी कि सैटेलाइट ने एक्यूरेट लोकेशन तो नहीं दी थी, जहाज उससे आगे भी हो सकता था। अब काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस के बाद रिसर्चर्स ने एक बहुत स्पेसिफिक एरिया डेजिग्नेट किया कि हम इस एरिया को सर्च करेंगे, इस आर्क को सर्च करेंगे, और इस आर्क को नाम दिया गया द 7th आर्क। अब ये 7th आर्क ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है और ये ओशन का वो हिस्सा है जो आज तक इतना ज़्यादा डिस्कवर नहीं हो सका था। अब अप्रैल 2014 तक जितने भी ओशन के सरफेस के ऊपर ऑपरेशंस चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया, क्योंकि इतने टाइम बाद प्लेन बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस पे फ्लोट नहीं कर रहा होगा। इसके बाद दुनिया का सबसे महंगा ऑपरेशन अंडर द सी ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था जो कई दिनों, कई हफ्तों और कई सालों तक चला। 3 साल इस ऑपरेशन पर बर्बाद करने के बाद और $160 मिलियन स्पेंड करने के बाद कुछ भी ना मिलने पर इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। लेकिन इसी दौरान जुलाई 2015 में प्लेन का एक पीस फ्लोट करता हुआ रियूनियन आइलैंड पे आ गया, जो कि मेडागास्कर के काफी करीब है। काफी रिसर्च के बाद पता लगाया गया कि ये MH370 का ही पीस है। इसके बाद 2018 में एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम ओशन इन्फिनिटी था, उसने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनको बोला हम प्लेन को ढूंढेंगे और अगर प्लेन नहीं मिला तो हम कोई फीस भी चार्ज नहीं करेंगे। इसको नाम दिया गया नो फाइंड नो फीस। अब ये कंपनी यानी ओशन इन्फिनिटी के पास काफी एडवांस अंडर वाटर व्हीकल्स थे जो ओशन के अंदर फ्लोर मैपिंग कर सकते थे। और उसी दौरान ये मालूम हुआ कि जो एरिया है 7th आर्क, इसके अंदर फ्लोर मैपिंग करते हुए पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे अंडर वाटर वॉल्केनोज और बहुत सारी पहाड़ियां मौजूद हैं इस एरिया में। कई महीनों की मेहनत के बाद ये भी फेल हो गया, इनको भी कुछ नहीं मिला और उन्होंने भी अपना ऑपरेशन बंद कर दिया और कोई फीस चार्ज नहीं करी। इन सब के बाद मलेशियन पुलिस ने एक और इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करी, यानी तीसरी इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कहा कि सारे पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक करते हैं, पायलट्स के बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्या पता किसी ने इस प्लेन को हाईजैक तो नहीं कर लिया या पायलट ने तो कुछ गलती नहीं कर दी है। अब इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद काफी सारी थ्योरी सामने आई जिनको हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखा गया कि प्लेन रडार से एकदम कैसे गायब हुआ होगा। क्या किसी ने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए होंगे, पायलट ने खुद से, या किसी पैसेंजर में से उठ के किसी ने हाईजैक करने की कोशिश की होगी। अब सबसे पहली उंगली उठी कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह ने कि उन्होंने सुसाइड करी है। वो किसी टेंशन में थे, कोई डिप्रेशन में थे, इस तरीके की उनके सवाल उठने लगे। लेकिन जब इस बात पे भी रिसर्च हुई तो काफी सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आए कि भाई इनके साथ तो ऐसा कोई सीन था ही नहीं, ना इनको कोई डिप्रेशन था, ना कोई इकोनॉमिकल इश्यूज थे, ऊपर से बहुत ही एक्सपीरियंस और सीजन पायलट थे, तो इसके पीछे कोई रीजन ही नहीं थे कि वो सुसाइड करें और प्लेन को जबरदस्ती जाके क्रैश कर दें। अब दूसरी थ्योरी ये उठाई गई कि इस प्लेन को हाईजैक किया गया। जब पैसेंजर्स को चेक किया तो उसमें से 2 लोग ऐसे निकले जो फेक पासपोर्ट्स पर ट्रैवल कर रहे थे। पहले का नाम था पूरिया नूर मोहम्मद मेहराज, दूसरे का था दिलावर सईद मोहम्मद रजा। ये दोनों ही बंदे ईरानियन थे और दोनों फेक पासपोर्ट्स पर ट्रैवल कर रहे थे। एक ने इटालियन पासपोर्ट चुराया हुआ था और दूसरे ने ऑस्ट्रियन पासपोर्ट चुराया हुआ था। लेकिन इन दोनों का ड्रीम ये था कि यूरोप में जाके सेटल हो जाए और एक अच्छी लाइफ जी लें। पहले ये बीजिंग जा रहे थे, उसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट लेके इन्होंने यूरोप जाना था। इनमें से एक की मदर तो जर्मनी हैम्बर्ग में मौजूद भी थी और इसका इंतजार कर रही। लेकिन काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस थ्योरी को भी डिनाई कर दिया क्योंकि ऐसा कोई सबूत मिला ही नहीं पासपोर्ट्स के अलावा कि कोई टेररिस्ट हो या हाईजैकर्स हो।
ये तो बस यूरोप जाके सेटल होना चाहते थे। इसके बाद एक और थ्योरी इनिशिएट की गई जो काफी हद तक सही भी हो सकती है। उस थ्योरी में ये था कि केबिन के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई होगी, प्रेशर कम हो गया होगा, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स अलॉन्ग विद पायलट्स और केबिन क्रू सब बेहोश हो गए होंगे। अब इसको प्रैक्टिकली सोच के देखें तो ऐसा हुआ होगा कि जहाज मलेशिया से उड़ा होगा, उसने मलेशियन कोस्ट लाइन क्रॉस की, वियतनामीज बॉर्डर के अंदर दाखिल हुआ, उसी वक्त कोई मसला हुआ होगा। कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह ने 180 डिग्री का टर्न लेकर मलेशिया की तरफ वापस आना चाहा होगा और उसी दौरान कोई खौफनाक हादसा हो गया होगा। हो सकता है आग लग गई हो सकता है कुछ भी हुआ हो, जिसकी वजह से ऑटो पायलट वगैरह सबने काम करना बंद कर दिया और मलेशिया की तरफ आते हुए रूट पर ही सब बेहोश हुए। जहाज ने ऑटो पायलट इंगेज किया और जब तक उसके अंदर फ्यूल था वो उड़ता रहा और उसके बाद आराम से जाके समंदर के अंदर क्रैश हो गया। इन सारी थ्योरीज से हटकर काफी ज्यादा बेसलेस और यूजलेस थ्योरीज भी पेश की गई, जैसे एलियंस ने इस प्लेन को गिरा दिया होगा, यूएस मिलिट्री ने इस प्लेन को जो है ना शूट कर दिया होगा। एक और थ्योरी ये आई कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इस जहाज का पता है। एक और चीज ये भी सामने आई कि इस जगह एक नया बर्मुदा ट्रायंगल पैदा हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी यूजलेस और बेसलेस बातें थी। इस इंसिडेंट के काफी साल गुजरने के बाद एक एरोनॉटिकल इंजीनियर रिचर्ड गॉफरी, जिन्होंने क्लेम किया कि मैंने काफी कैलकुलेशंस के बाद ये पता लगा लिया है कि 7th आर्क में एग्जैक्ट किस पॉइंट पे ये प्लेन मौजूद है। अब काफी लोग ये बात भी कर सकते हैं कि रिचर्ड गॉफरी बिल्कुल एक जो है ना ऐसी बातें कर रहे हैं लाइमलाइट में आने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने रेडियो वेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिससे इन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट का पता लगाया। आप ये भी पूछ सकते हैं कि इस एरिया को तो ऑलरेडी सर्च किया जा चुका था, तो फिर ये दोबारा ही इसके अंदर क्यों सर्चिंग कर रहे थे। तो रिचर्ड गॉफरी ने जो टेक्नोलॉजी यूज की थी उसने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बताया था, क्योंकि जो पहले सर्च ऑपरेशन हुआ था वो क्लिफ्स और वोल्केनोस के अंडर बिल्कुल नीचे जाके नहीं देख सकता था। काफी लोगों ने इस बात से कॉन्ट्राडिक्ट भी किया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बिला वजह दोबारा से सबकी मेहनत जाया जाएगी, एग्जैक्ट पता कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन रिचर्ड गॉफरी ने कहा कि मुझे अपनी बात पे पूरा भरोसा है, अब एक बार ऑपरेशंस को स्टार्ट करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्लेन इसी जगह से मिलेगा। टिल डेट प्लेन के 27 पीसेस अलग अलग आइलैंड्स पे अब तक मिल भी चुके हैं, जो रिचर्ड की बिल्कुल थ्योरी के बहुत अकॉर्डिंगली है, लेकिन स्टिल प्लेन की ये मिस्ट्री अब तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकी कि ये एग्जैक्टली प्लेन किस जगह पर है। रिचर्ड की बताई हुई जगह पर अभी तक ऑपरेशंस कोई ऐसे स्टार्ट नहीं हुए कि उसको पूरी तरीके से सर्च किया जाए और अब तक प्लेन की कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन क्या पता आने वाले टाइम में इस सवाल का जवाब हम सबको मिल जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।